हेलो कॉन्करर्स। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है फोर्स। तो शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो अभी ये वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये वाला डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट लॉ के बाद पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश और पुल है जो कि ऑब्जेक्ट को मूव कराती है, रोक सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है, कोशिश करती है ऑब्जेक्ट को मूव कराने का, रोकने का और डायरेक्शन बदलने का। ये चीजें करती है फोर्स। तो ये एक पुश और अ पुल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स हो सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि टच करके फोर्स लगाने को कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब वो फोर्स जो तभी लग सकता है जब दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट हो। जैसे कि हम लोग धक्का दे रहे हैं एक टेबल को, तो हम लोग को टच करना पड़ता है ना टेबल को, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि मैग्नेट हमने आयरन पीस के पास लाया तो मैग्नेट टच नहीं करना पड़ा, वो दूर से ही इसको खींच लिया, उसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग यूज कर रहे हैं कार को उठाने के लिए, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ में क्या बोला न्यूटन ने? उन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until नेट एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि एक बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी, दूसरी बॉडी, कोई और दूसरी बॉडी हो सकती है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए उस बॉडी पे, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट को समझते हैं कि रेस्ट होता क्या है। तो रेस्ट में हम लोग ये बॉडी मान लेते हैं, और बॉडी रेस्ट में है इसका क्या मतलब है? ये मूव नहीं कर रही है। मूव नहीं कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसको कहते हैं रेस्ट, ठीक है। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मतलब बराबर। बराबर इन द सेंस, यहाँ पे बराबर किसको कहा गया है? इसको वेलोसिटी को बराबर कहा गया है कि ये चल रही है ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड से अभी चल रही है, और अगर फोर्स नहीं लगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही चलती रहेगी। तो u और v जो है वो दोनों सेम है, फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद। तो ऐसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आगे बढ़ती जा रही है v वेलोसिटी से, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स को समझने के लिए ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है मान लेते हैं, ठीक है। और इस पे दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है। इधर से 10 न्यूटन लगाया जा रहा है और इधर से 5 न्यूटन लगाया जा रहा है। तो बॉक्स किधर मूव करने वाला है? तो हमको देख के पता चल जा रहा है कि बॉक्स इधर मूव करेगा। क्यों इधर मूव करेगा? क्योंकि इधर वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है। ये 10 न्यूटन है, ये इधर का फोर्स जो है वो ज़्यादा है, और 5 न्यूटन इधर का कम है, इसीलिए ये इधर मूव करेगा। यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना हो गया है? 10 माइनस 5 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये पीछे डायरेक्शन में है, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 न्यूटन हो गया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इस केस में 5 न्यूटन हो गया है। किधर की तरफ? राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ, ठीक। अब अगर हम कहें कि यहाँ पे हम दोनों तरफ 10-10 न्यूटन लगाएं, दोनों तरफ अगर हम 10-10 न्यूटन लगाएं, तब क्या होगा? तब तो ये 0 हो जाएगा ना, ये मूव ही नहीं करेगा। 10 न्यूटन से इधर से धक्का दिया जा रहा है, 10 न्यूटन से इधर से धक्का दिया जा रहा है, तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स इस केस में क्या हो गया है? इस केस में 0 हो गया है। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे शब्द जो है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट मतलब सारे फोर्स का समीशन, वो 0 हो जाता है। तो क्या होता है? अगर बॉडी रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि नेट एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। कब ज़रूरत पड़ती है? फोर्स क्या होता है? फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है
मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में। अब सवाल ये होता है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बतानी है, अपनी प्रॉपर्टी बतानी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रुके हुए हैं ना, तो वेलोसिटी मेरी 0 है, और अगर हम दौड़ रहे रहते तो मेरा स्टेट क्या होता कि वेलोसिटी मेरी कुछ होती, तो उसको कहते हैं स्टेट। ये स्टेट ऑफ रेस्ट है और ये स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है, पहली बात ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इनर्शिया होती है, ठीक है, वो मूव नहीं करना चाहते हैं। और क्या होता है, और क्या बताता है, और ये बताता है कि हमको अगर बॉडी को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है बॉडी के, तो हमको नेट फोर्स चाहिए होगा। अगर नेट फोर्स नहीं मिलता है तो हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले एक शब्द आता है, उसमें वो है मोमेंटम। तो मोमेंटम बहुत लोग पढ़ लेते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पर ये सही है, फॉर्मूला सही है, क्वांटिटी वाइज सही है, लेकिन इसका डेफिनेशन ये होता है कि मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कितनी क्वांटिटी है मोशन की एक ऑब्जेक्ट के पास, वो मोमेंटम बताता है। कैसे बताता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम पूछें तुमसे कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल के आ रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल के आ रहा है, तो अभी तुरंत कमेंट में ये बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो आसानी से रुक जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट आसानी से रुकेगा। तो आंसर दे दिया। अब हम बताते हैं। कई बच्चों ने बताया होगा, मतलब 99% बच्चों ने बताया होगा कि इसको रोकना आसान नहीं होगा, इसको रोकना आसान होगा, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो इसको रोकना आसान होगा, आसानी से रुक जाएगा, एकदम हाथ लगाए और रुक गया आसानी से। लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म होती है, बात यहाँ पे ये भी है, सवाल ये भी पूछना चाहिए था कि किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को रोकना है, इन द सेंस कि अगर हम कहें कि ये जो है, ये 1 मीटर पर सेकेंड वाला ये एक ट्रक है, अगर ये एक ट्रक होता है तो क्या हो जाएगा, ये एक ट्रक होता है तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये एक चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया है। तो अब बताओ कि किसको रोकना आसान होगा, चिड़िया को रोकना आसान होगा ना। तो यहाँ पे एक एडिशनल क्वांटिटी क्या आ गई, मास आ गया, कि मास जो है इसका ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा मास उसका रोकना उसको उतना ही कठिन। तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, कई टनों में होता है, तो ये हो गया कारण कि इसको रोकना कठिन होगा और इसको रोकना बहुत आसान हो गया। तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन मोमेंटम बताता है। और मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम को किससे डिनोट किया जाता है, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। तो p जो होता है ना, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास गुणे वेलोसिटी। तो मास यहाँ पे क्या है, मास यहाँ पे मान लेते हैं कि 10,000 kg है, या फिर 1000 kg मान लेते हैं इसका मास, और इसका मास मान लेते हैं 1 kg, ठीक है, इसका मास 1 kg मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही है लेकिन ठीक है, और इसका मास 1000 kg मान लेते हैं। और मोमेंटम क्या बताया है, मोमेंटम बताया है मैंने मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो गया फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। अब दोनों केस में देखते हैं कि मोमेंटम किसका ज़्यादा है, ये स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इस वाले केस में देखते हैं मोमेंटम कितना है, तो p इज इक्वल टू 1000 जो कि मास है, इनटू वेलोसिटी जो कि 1 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1000 हो गया। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड। kg किसके लिए, मास के लिए kg, और मीटर पर सेकेंड किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। तो kg मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी यूनिट। और इस केस में क्या हो जाएगा मोमेंटम, इस केस में मोमेंटम हो जाएगा मास जो कि 1 kg है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो कि 10 है, यहाँ पे 10 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यूनिट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मोमेंटम इसका क्या है, मोमेंटम इसका कम है और इसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो इसको रोकना ज़्यादा होगा, कठिन होगा, क्योंकि इसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन बताता है ना, तो मोमेंटम ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा, यानी कि इसको रोकना आसान, इसको रोकना कठिन।
क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा होता है उसको रोकने में तो जान लगेगी ना, ज़्यादा वो लगेगा, पावर लगेगा, एनर्जी लगेगी। तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये क्लियर है, मोमेंटम हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ सकते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि, अभी पढ़ लेते हैं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज मतलब समय, रेट मतलब क्या है? रेट का मतलब है समय से, कि समय इंक्लूड हो गया है, समय इन्वॉल्व हो रहा है। तो समय के साथ मोमेंटम का चेंज, समय के साथ मोमेंटम का चेंज, तो हम लोग कहेंगे मोमेंटम का चेंज। मोमेंटम चेंज होने का क्या कहेंगे? जैसे P यहाँ पे लिखा ना, मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम का चेंज ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा लगा के, यहाँ पे डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई किसके चेंज के साथ? किसके चेंज के साथ? समय के चेंज के साथ। तो डेल्टा T भी यहाँ पे आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा डेल्टा T भी, ठीक है। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और ये क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसी को कहते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, और दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कि जो मोमेंटम का चेंज है ना, वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट लाते हैं, और इस कांस्टेंट को कहते हैं 1 होता है ये कांस्टेंट, यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये जो कांस्टेंट लाया गया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T मतलब क्या? मोमेंटम का चेंज ना, तो डेल्टा लिख दिया, और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग U और V से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को U से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं। तो अगर एक बॉडी है, वो बॉडी शुरुआत में क्या है? शुरुआत में उसकी वेलोसिटी जो है वो U है, और बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी V हो गई है बाद में। तो इसका जो है चेंज कितना हुआ? इसका मास तो सेम है, m ही है, इसका चेंज क्या होगा? मोमेंटम चेंज कितना होगा? मोमेंटम चेंज होगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनली कहाँ पे कितना मोमेंटम हो गया इसका? तो फाइनली मोमेंटम हो गया है मास इंटू वी, m इंटू वी, ये है फाइनल मोमेंटम, माइनस मतलब चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम कितना है? मास इंटू वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इंटू यू। तो यहाँ पे हम लोग m कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं m, और क्या लिख दिया? v माइनस यू, v माइनस यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू, मास बाहर ले लिया और यहाँ पे v माइनस यू लिख दिया डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ठीक। अब v माइनस यू क्या है? v माइनस यू तो वेलोसिटी का चेंज हो गया ना, वेलोसिटी का चेंज हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं मास, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? अगर चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p लिखे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा v लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल्टा v, और ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा t है ना, उसको हम लोग डेल्टा v के नीचे लिखेंगे, तो डेल्टा t को यहाँ पे लिख दिया, तो m मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा v बाई डेल्टा t। अब ये बताओ कि डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या हुआ? चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेलोसिटी का चेंज को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन होता है। ये जो क्वांटिटी है ना डेल्टा v बाई डेल्टा t, वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं m, और इसकी जगह पे a लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a एक्सेलरेशन है। तो हमको क्या मिला? हमको स्टार्ट किया यहाँ से स्टार्ट किया, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट किया, और हमको मिल गया
फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से पता चल जाता है ना कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए कहाँ से आया, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया। पहले लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया, पहले लॉ ऑफ मोशन ने ये बताया कि फोर्स कहाँ होगा, नेट फोर्स कहाँ होगा, वहाँ होगा जहाँ पे स्टेट ऑफ जो बॉडी है वो चेंज हो रही होगी, वहाँ पे होगा। तो फोर्स का क्या एग्जिस्टेंस बताया गया उस वाले लॉ में। और सेकेंड लॉ में क्या बताया जा रहा है, सेकेंड लॉ में ये बताया जा रहा है कि कितना फोर्स है, फोर्स की क्वांटिटी कितनी है। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए आया ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। और हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे कि, देख लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आगे ही बढ़ जाते हैं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सारे जो भी फोर्सेज होंगे ना, उसका एक एक्शन होता है, उसको एक्शन कहते हैं। जैसे मैंने फोर्स लगाया दीवार पे धक्का दिया, मैंने दीवार पे धक्का दिया, तो मैंने फोर्स लगाया, तो उसने भी हमारे ऊपर फोर्स लगाया। तो ये जो मैंने लगाया है उसको कहते हैं एक्शन। मैंने लगाया एक्शन, उसने किया रिएक्शन, ठीक। तो ये हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो दीवार भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, ठीक। तो डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये दीवार है, ये एक दीवार है और ये हम है, ये जो है ये हम है। दीवार को थोड़ा सा नज़दीक बना देते हैं, ठीक है। और हम जो है वो धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने धक्का दिया, तो ये जो है ये हमने फोर्स लगाया। ये जो ब्लू वाला फोर्स है ना दीवार पे, हमने लगाया है। तो दीवार पे लगा है तो दीवार पे मैंने लगाया है, तो ऐसे कुछ बना लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। तो ये फोर्स जो है ये एक्शन वाला फोर्स है, क्योंकि ये मैंने लगाया है, ठीक है। और दीवार ने मेरे पे फोर्स लगाया होगा, तो दीवार ने मेरे पे फोर्स लगाया होगा, तो उसको रेड कलर से बना देते हैं। तो मेरे पे जो फोर्स लगा है वो इधर की तरफ है, इक्वल एंड अपोजिट। और ये एफ आर, ये रिएक्शन फोर्स है, ये दीवार ने मेरे पे लगाया है। तो ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर, इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये जो दोनों होते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, वो दोनों बराबर होते हैं। यही तो थर्ड लॉ बताया ना। तो एफ ए जो होगा, एफ ए जो होगा एक्शन फोर्स, वो रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो फिर से पढ़ते हैं, फिर से ये थर्ड लॉ पढ़ते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने तो यही बताया है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल, दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे आर लिखा था ना, ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। तो यूनिट ऑफ फोर्स जो था वो क्या था, फोर्स क्या था, फोर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास का यूनिट कितना होता है, मास का यूनिट केजी होता है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन फोर्स की यूनिट जो हम लोगों ने बना दी ना, न्यूटन ने लॉज दिए, तो उनके नाम पे हम लोगों ने ऐसा यूनिट बना दिया फोर्स का। तो ये न्यूटन हो गया। और हमको पता है 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी पूरा नाम लिखते हैं ना साइंटिस्ट का, तो एन जो होता है, नाम का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल होता है, न कि कैपिटल। और अगर केवल यूनिट का वैल्यू ऐसे लिख रहे हैं तो कैपिटल एन होता है। जूल में भी हो गया, एम्पियर में भी हो गया, ये लोग साइंटिस्ट लोग हैं तो ऐसे लिखते हैं। एन में एन कैप स्मॉल होगा, और अगर अकेले लिख रहे हैं एन तो वो कैपिटल होगा। तो न्यूटन हो गया। और सीजीएस यूनिट जो हो गया वो डाइन हो गया। अब इनका कन्वर्जन देख लेते हैं कि सीजीएस यूनिट और न्यूटन में क्या कन्वर्जन है। तो ये होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 डाइन होता है, 10 टू दी पावर 7 डाइन, ये याद रख लेना है। और अदर यूनिट्स क्या है, अदर यूनिट्स जो हैं फोर्स की वो है केजीएफ और जीएफ। तो केजीएफ और जीएफ क्या है, केजीएफ और जीएफ फोर्स हैं जिससे अर्थ जो है ना, एक केजी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अर्थ खींचता है ना, वो 1 केजीएफ हो जाता है, वो 1 केजीएफ होता है। फिर से बताते हैं कि 1 केजी जो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट 1 केजी का है, ये ऑब्जेक्ट 1 केजी का है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट 1 केजी का है, और इसको जो है अर्थ खींच रहा है, तो किस फोर्स से वो खींच रहा है अर्थ, वो हो जाता है 1 केजीएफ। और अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है वो अगर 1 ग्राम का है और जिस फोर्स से अर्थ खींच रहा है उसको,
तो वो फोर्स हो जाता है 1 GF। तो ये क्लियर हो गया। यूनिट ऑफ फोर्स जो हो गए 4 यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिए, तो सारे क्लियर हैं। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वाले वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू।